ध्यान समझे, फीमेल का एक्सटर्नल जेनिटिलिया में पढ़ाना था। फीमेल के एक्सटर्नल जेनिटिलिया में हमें कुछ बातें बतानी है आपको। क्लियर? क्या क्या बातें बतानी है? हमने ये कहा कि फीमेल के जो एक्सटर्नल जेनिटिलिया होता है उनमें हमें बेसिकली दो ओपनिंग नजर आती है, एक यूरेथ्रल ओपनिंग नजर आती है और एक हमारे पास वजाइनल ओपनिंग नजर आती है। क्लियर? फिर उसके बाद हमने ये कहा कि इनके पास दो फोल्ड नजर आते हैं मसल्स के। पहला मसल्स का क्या है नाम है बताइए? लेबिया मेजोरा, जो कि लार्ज होता है, बड़ा होता है साइज में, और ये कैसी होती है? डार्क कलर की होती है। ठीक है, पेड़ में पाई जा रही है। तो यहाँ पे पॉइंट आपको बताया गया है कि यहाँ पे कुछ बातें बताई गई, एक लेबिया मेजोरा के बारे में, डार्क पेयर्ड एंड फ्लेसी फोल्ड है ये होमोलॉगस है किसके? स्क्रोटम। होमोलॉगस का मतलब क्या होता है? जो फंक्शन हमारे पास स्क्रोटम का है सेम वही फंक्शन किसका है बताइए? यहाँ पे लेबिया मेजोरा का है। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट आता है लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा का भी ये पेयर्ड फोल्डिंग होती है और ये क्या पाई जाती? थिन होती है और ये होमोलॉगस होती है किसके? पेनाइल यूरेथ्रा के। होमोलॉगस वाली बात नहीं याद रखेंगे फिर भी आपका काम चल जाएगा। क्लियर? सेकंड पॉइंट आता है हमारे पास क्या कि अगर इसकी बात हम करेंगे तो यहाँ पे क्या पाए जाते हैं? पेल्विक बोन के जस्ट ऊपर हमारे पास कुछ प्यूबिक हेयर पाए जाते हैं और हमारे पास कुछ कुशन लाइक स्ट्रक्चर पाए जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा है फैटी टिश्यू एंड कवर्ड विद द स्किन एंड प्यूबिक हेयर। क्लियर? सेकंड पॉइंट आता है हमारे पास क्या कि मॉन्स प्यूबिस का दूसरा नाम क्या है? मॉन्स प्यूबिस का दूसरा नाम क्या बताया था? मॉन्स वेनरिस। क्या बताया था? मॉन्स वेनरिस बताया था। आपने कई बार आप सुनेंगे भी नाम की वेनरल डिजीज, जब हम आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज पढ़ाएंगे तो वेनरल डिजीज में आएंगे। क्लियर? फिर उसके बाद आता है हमारे पास क्या कि यहाँ पर कुछ बातें देखेंगे तो यहाँ पे जो जहाँ पे जंक्शन होता है लेबिया माइनोरा का, उसके जंक्शन पे एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाई जा रही है और उस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हमने क्या नाम दिया बताइए? क्लाइटोरिस नाम दिया है। ठीक है, फिर हमने ये कहा कि यहाँ पे क्लाइटोरिस क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ ये तरीके की ऐसी मसल्स होती हैं जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ किस तरीके की टिश्यू पाई जाती है? कार्पोरा कैवर्नोसा पाई जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद मोस्ट सेंसिटिव ऑर्गन की बात करेंगे तो किसकी बात करेंगे? क्लाइटोरिस की ही बात करेंगे। क्लियर? फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास, ये क्या है? किसके? होमोलॉगस है। तो जो काम हमारे पास होमोलॉगस किसका था बताइए? क्या कहते हैं मेल के अंदर? पेनिस का था, सेम यही इनमें आएगा। क्लियर? दूसरा पॉइंट आता है वहां पे पेनिस किससे कवर्ड होता था? स्पोंजियोसा से। यहाँ पे स्पोंजियोसा एब्सेंट है। क्लियर? यही बातें याद रखनी। नेक्स्ट पॉइंट आता है क्या हमारे पास? यहाँ पे तीन तरीके की ओपनिंग नजर आ रही है, एक हमारे पास यूरेथ्रल ओपनिंग, एक होती है वजाइनल ओपनिंग, एक होता है एनल ओपनिंग। ठीक है, तीनों ओपनिंग अलग अलग नजर आती है। जैसे हमारे पास क्या है, किसी भी फीमेल के अंदर की बात करेंगे तो तीन तरीके की ओपनिंग नजर आती है। ध्यान से देखिएगा, ये एक हमारे पास ओपनिंग हमने बनाया, ये एक ओपनिंग है। इस ओपनिंग को हम क्या नाम देते हैं बताइए? यूरेथ्रल ओपनिंग। क्या नाम देते हैं बताइए? यूरेथ्रल ओपनिंग, जो कि कहां से आया है? यूरिनरी ब्लैडर से। क्लियर? इसके ऊपर जस्ट क्या पाए जाते हैं कि हमारे पास यूट्रस पाए जाते हैं। इनके जस्ट ऊपर क्या पाए जा रहे हैं? यूट्रस पाए जा रहे हैं। ये हमारे पास यूट्रस है। यूट्रस वाली ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं? वजाइनल ओपनिंग बोलते हैं। कैसी ओपनिंग बोल रहे हैं बताइए? वजाइनल ओपनिंग। यहां से हमारे पास क्या आते हैं? रेक्टम आते हैं। इस वाले पार्ट से हमारे पास क्या आते हैं? रेक्टम आते हैं। तो ये वाली ओपनिंग क्या कहलाएगी? एनल ओपनिंग कहलाएगी। कैसी ओपनिंग कहलाती है बताइए? एनल ओपनिंग कहलाती है। ये कहां से आ रही है बताइए? सीकम कोलोन रेक्टम। याद आ रही है लार्ज इंटेस्टाइन का? ये तीन तरीके की ओपनिंग नजर आ रही है हमारे अंदर। क्लियर हो गया? चलिए, अगर आपसे कोई पूछे कि वेस्टिब्यूल किसे कहते हैं तो क्या बताएंगे? वेस्टिब्यूल किसे कहते हैं? दो लेबिया मेनोरा के बीच में जो स्पेस पाई जाती है उसी को हम क्या बोलते हैं? वेस्टिब्यूल। आपको याद होगा वेस्टिबुलर ग्लैंड तो लेबिया माइनोरा के अंदर ही पाए जा रहे हैं ना, तो जो स्पेस के अंदर पाए जा रहे हैं उसी को हमने क्या बोला? वेस्टिबुलर ग्लैंड। दो तरीके के, एक लेसर वेस्टिबुलर, एक ग्रेट वेस्टिबुलर। ग्रेट वेस्टिबुलर का नाम क्या बताइए हमारे पास? बर्थोलिन ग्लैंड। लेसर वाली का ग्लैंड ऑफ स्किनी बोलते हैं या स्किनी ग्लैंड बोलते हैं इनको हम। क्लियर? तो हमने यहाँ पे क्या बोला कि स्पेस बिटवीन टू लेबिया माइनोरा, दो लेबिया माइनोरा के बीच का जो स्पेस होता है वो क्या कहलाता है? कॉल्ड एज वेस्टिब्यूल। उसको मैं क्या नाम दूंगा? वेस्टिब्यूल दूंगा। ये किसका वेस्टिब्यूल किसका वो है बताइए? होमोलॉगस है। लिखवाया था होमोलॉगस ऑफ, नहीं
होमोलॉगस ऑफ मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। हेड निकालते हैं हमारे पास मेमरी ग्लैंड। ध्यान से सुनते हैं, यहाँ से स्टार्टिंग से समझाने जा रहे हैं। इधर देखिएगा, हमने ये कहा कि किसी भी अगर मेमोरी ग्लैंड के बारे में बात करेंगे तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है किसकी, मैमल्स की, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछेगा फंक्शनल की बात अगर की जाएगी, फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड का कैरेक्टरिस्टिक फीचर किसका है, तो क्या बताएंगे, फीमेल का है, ठीक है। यानी मेमोरी ग्लैंड तो सभी में पाए जाते हैं मैमल्स में, बट फंक्शनल किसका है बताइए, फीमेल के अंदर। दोनों बातें अलग अलग है, क्लियर। दूसरा पॉइंट आता है कि अगर किसी भी मेमोरी ग्लैंड के बारे में अगर पढ़ना है तो ये ध्यान से सुनिएगा, ये हमारे पास ये वाली मसल्स को, ठीक है, इधर हमारे पास क्या होते हैं, पेक्टोरल गर्डल पाई जाती हैं। पेक्टोरल गर्डल पे क्या पाई जाती है हमारे पास, ये जो भी मसल्स पाई जाती हैं पेक्टोरल गर्डल की मसल्स, उसको हम बोलते हैं पेक्टोरलिस मेजर। क्या बोलते हैं, पेक्टोरल गर्डल के पास में जो भी मसल्स पाई जाती हैं इनका नाम क्या होता है, पेक्टोरलिस मेजर। पेक्टोरलिस मेजर के ऊपर ही हमारे पास क्या पाए जाते हैं, मेमोरी ग्लैंड पाए जाते हैं, क्लियर। ध्यान से देखिए, हमने यहाँ पे ये बनाया कि हम मान चलते हैं कि ये हमारे पास क्या है, पेक्टोरलिस मेजर है। ये हमारे पास क्या बताइए, पेक्टोरलिस मेजर है। ये एक मसल्स है, क्लियर। इस पेक्टोरलिस मेजर के ऊपर ही हमारे पास क्या है, मेमोरी ग्लैंड है। ये मेमोरी ग्लैंड हमारे पास है, क्लियर। पेक्टोरलिस मेजर के ऊपर ही हमारे पास मेमोरी ग्लैंड है। चलिए, ये इस मसल्स का नाम बताइए क्या है, पेक्टोरलिस मेजर। ये मसल्स है, ठीक है। अगर हम पेक्टोरलिस मेजर की बात करेंगे तो यहाँ पे इनके पीछे जस्ट रिब्स ही पाई जाती हैं। क्या पाई जाती है बताइए, रिब्स ही पाई जाती है। ये मसल्स इसके पीछे जस्ट क्या है, रिब्स है। अब दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास, अगर हम मेमोरी ग्लैंड की बात करते हैं तो इनके अंदर, इस मेमोरी ग्लैंड के अंदर यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, इनको हम बोलते हैं निप्पल। निप्पल के सराउंडिंग में ध्यान से देखिएगा, निप्पल के सराउंडिंग में एक डार्क ब्राउन कलर का स्ट्रक्चर पाया जाता है, क्लियर। उनको हम नाम देते हैं एरियोला। क्या नाम देते हैं, एरियोला नाम देते हैं। निप्पल के सराउंडिंग में क्या पाए जाते हैं हमारे पास, एरियोला पाए जाते हैं। ये कैसे हैं बताइए, ये मॉडिफिकेशन होते हैं किसके, ये पूछा जाता है, मॉडिफिकेशन ऑफ सीबेसियस ग्लैंड। किसका मॉडिफिकेशन है, सीबेसियस ग्लैंड का मॉडिफिकेशन है। अगर आपसे कोई पूछेगा मेमोरी ग्लैंड किसका मॉडिफिकेशन है, तो स्वेट ग्लैंड का, क्लियर। और मेमोरी ग्लैंड के सराउंडिंग में हमारे पास, निप्पल के सराउंडिंग में जो भी ग्लैंड पाई जा रही है, एरियोलर ग्लैंड, वो किसका मॉडिफिकेशन है, सीबेसियस। दोनों में डिफरेंस है, क्लियर। मेमोरी ग्लैंड किसका मॉडिफिकेशन है बताइए, मेमोरी ग्लैंड इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ स्वेट ग्लैंड। ये किसका मॉडिफिकेशन बताइए, स्वेट ग्लैंड का मॉडिफिकेशन है, क्लियर। और एरियोला किसका है बताइए, सीबेसियस। दोनों में डिफरेंस है, जल्दी करिएगा। ध्यान से देखिए, मेमोरी ग्लैंड किसका मॉडिफिकेशन, स्वेट ग्लैंड का मॉडिफिकेशन, क्लियर। हमारे मेमोरी ग्लैंड के अंदर निप्पल के सराउंडिंग में जो डार्क ब्राउन कलर के नजर आ रहे हैं वो कैसे हैं, क्या कहे जाते हैं, एरियोला। किसका मॉडिफिकेशन, सीबेसियस ग्लैंड का मॉडिफिकेशन, ठीक है। एक तरीके की ऑयली ग्लैंड होती है ये सब सारी चीजें। दूसरा पॉइंट हमने ये कहा कि किसी भी अगर मेमोरी ग्लैंड के बारे में अगर बताएंगे तो मेमोरी ग्लैंड क्या होता है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो पहला पॉइंट बताइएगा, मेमोरी ग्लैंड इज आर लोकेटेड ऑन चेस्ट रीजन, ओवर दी
पेक्टोरलिस मेजर। बोली बात सही है। मेमोरी ग्लैंड की लोकेशन बताइए कहाँ पे, चेस्ट रीजन के कहाँ पे, अपर साइड दी पेक्टोरलिस मेजर। ठीक है। दूसरा पॉइंट अगर आपसे कोई पूछेगा कि मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट कब से स्टार्ट होता है, ठीक है, तो मेमोरी ग्लैंड तो फॉर्मेशन हमारे पास क्या होता है कि सभी में प्रेजेंट होती है, बट फंक्शनल रूप से अगर प्यूबर्टी स्टेज आती है किसी भी फीमेल के अंदर, तो वो वहां पे दो हार्मोन आते हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन के इन्फ्लुएंस से क्या होता है, ये मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट होता है। समझ आई बात। दूसरा पॉइंट आता है कि मेमोरी ग्लैंड के अंदर मिल्क का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, तो ध्यान से समझाने जा रहे हैं। इधर देखिएगा, हमने ये कहा कि ये हमारे पास एक एक पॉइंट हमें समझाना है। पहला पॉइंट ये क्या है कि इनके पीछे की तरफ क्या पाए जा रहे हैं, बताइए हमारे पास। इनको हमने क्या बोला था, रिब्स बोला था। और रेड कलर वाले को हमने क्या बताया, बताइए ये कैसी है, पेक्टोरलिस मेजर। ये हमारे पास कैसी मसल्स हैं, पेक्टोरलिस मेजर। क्लियर। दूसरा पॉइंट आता है कि हमारे पास जितने भी मेमोरी ग्लैंड होते हैं वो तीन प्रकार के टिश्यू से मिलकर के बने होते हैं। कितने टाइप के टिश्यू से, तीन तरीके की टिश्यू होती हैं। एक हमारे पास होती है ग्लैंडुलर टिश्यू, एक हमारे पास ये मान चलते हैं ये ग्लैंडुलर टिश्यू हमने बनाया, सभी जगह पाई जाती है। ठीक है। ये कैसी टिश्यू कहलाई बताइए, ग्लैंडुलर टिश्यू कहलाई। साथ साथ नहीं लिखेंगे नहीं तो दिक्कत आएगी आपको। क्लियर। दूसरा पॉइंट आता है कि ये दूसरा टाइप से कौन सा है हमारे पास, ये दूसरा टाइप की टिश्यू हमने बनाया, ये दूसरा टाइप की टिश्यू बनाया, ये दूसरा टाइप के टिश्यूज है। क्लियर। इनको हम बोलते हैं फैटी टिश्यू। ये कैसा है, फैटी टिश्यू है। थर्ड पॉइंट आता है हमारे पास क्या, थर्ड पॉइंट आता है हमारे पास इनके अंदर एक तरीके के और टिश्यू हमने बना दिया, एक तरीके के और टिश्यू यहाँ पे हर जगह पाई जा रही है। क्लियर। इनको हम बोलते हैं फाइब्रस टिश्यू। चलिए, मेमोरी ग्लैंड आर मेड अप ऑफ 3 टाइप ऑफ टिश्यूज। ठीक है, तो 3 टिश्यू से मिलकर के बनी होती हैं। फिर हमने ये कहा कि ईच मेमोरी ग्लैंड हैज, ध्यान सुनिएगा, ईच मेमोरी ग्लैंड हैज कितना 15 to 20 मेमोरी लोब्स। कितने मेमोरी लोब्स, 15 to 20 मेमोरी लोब्स। हमने ये कहा कि इनके अंदर एक मेमोरी लोब हमने यहाँ पे बनाया, क्लियर, दूसरा मेमोरी लोब हमने यहाँ पे बनाया, तीसरा मेमोरी लोब हमने यहाँ पे बनाया। मान चलते हैं ये मेमोरी लोब है हमारे। ठीक है, इसको हमने क्या नाम दिया, मेमोरी लोब। यहां से ये मत लिखिएगा, ये वाला पॉइंट लिखिएगा। यहाँ पे हमने बनाया है इनको मेमोरी लोब। कितना बताइए, 15 to 20। ठीक है। अब एक मेमोरी लोब के अंदर यहाँ पे कुछ क्या पाई जाती है, एल्वियोलाई स्ट्रक्चर पाई जाती है। कैसे स्ट्रक्चर पाई जाती है, एल्वियोलाई लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है। इनको हम मेमोरी एल्वियोलाई बोलते हैं। इनके अंदर कई सारे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, कई सारे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। हम उनका नाम क्या रखते हैं बताइए, मेमोरी एल्वियोलाई। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, मेमोरी एल्वियोलाई बोलते हैं। मेमोरी एल्वियोलाई एक ऐसी जगह है जहां पे मिल्क का फॉर्मेशन होता है, मिल्क की सिंथेसिस और प्रोडक्शन यहीं होता है। ठीक है, यानी ये क्या होती है, मिल्क प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। मिल्क सिंथेसिस, सिंथेसिस प्लस किसके लिए बताइए, प्रोडक्शन के लिए, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रोलैक्टिन हार्मोन। कौन सी हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन। जैसे हम आपको समझा रहे हैं, ये हमारे पास मेमोरी एल्वियोलाई की स्ट्रक्चर हमने बनाया। एल्वियोलाई के ऊपर क्या पाया जाता है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम पाया जाता है। किसी भी तरह की एल्वियोलाई याद आ रही है, लंग्स के अंदर एल्वियोलाई कभी जिंदगी में पढ़ा था। तो यहाँ पे मान चलते हैं ये एल्वियोलाई का एक सेल है, ये एक सेल है। ये कैसा शेप है बताइए, क्यूबॉइडल है। जब इसके ऊपर क्या होता है, हमारे पास प्रोलैक्टिन पड़ता है। क्या पड़ता है बताइए, प्रोलैक्टिन पड़ता है। भले छोटा छोटा दिखाई दे रहा है, अभी हम बता देंगे, सबको लिखाएंगे। ठीक है, जब भी प्रोलैक्टिन बढ़ता है हमारे पास तो क्या बनाता है ये बताइए, प्रोलैक्टिन आगे चल करके इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का बना लेता है। कुछ फर्क नजर आ रहा है, एम्स में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था
कि अगर हम बात करते हैं डिफरेंशिएटेड या फिर हम ग्रोथ की बात करते हैं मेमोरी ग्लैंड के, तो कौन सा ग्रोथ वाला है, कॉलमनर वाला या क्यूबॉइडल वाला? कॉलमनर वाला। समझ आई बात? यानी ये डेवलप्ड मेमोरी ग्लैंड है और ये कैसी है, अनडेवलप्ड। बात समझ आई? तो यानी क्या है कि ये किसके इन्फ्लुएंस से, बताइए किसके इन्फ्लुएंस से? अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ प्यारेलाल, प्रोलैक्टिन, पीआरएल। ठीक है, प्रोलैक्टिन हार्मोन की मदद से। प्रोलैक्टिन को हम शॉर्टकट में क्या लिखते हैं, पीआरएल लिखते हैं। क्लियर? सेकंड पॉइंट आता है कि अगर मेमोरी एल्वियोलाई के अंदर क्या हो गया, मिल्क का फॉर्मेशन हो गया, इनसे कई सारी डक्ट निकलती हैं। क्या निकलती हैं बताइए? कई सारी डक्ट निकलती हैं। मान चलते एक डक्ट हमने यहां से निकाला, एक डक्ट यहां से निकाला, एक डक्ट यहां से निकाला, इनको हम बोलते हैं मेमोरी ट्यूब्यूल। इनको हम क्या नाम देते हैं बताइए? मेमोरी एल्वियोलाई ओपन इनटू किस में बताइए? अरे बोलिए। मेमोरी एल्वियोलाई ओपन इनटू मेमोरी ट्यूब्यूल। कई सारी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में ये खुलती हैं और ये कई सारी ट्यूब एक साथ आ करके, कई सारी ट्यूब एक साथ आ करके मिल करके ये एक साथ मिल रही हैं। ठीक है, मिल करके एक ट्यूब बनाती है। क्या बनाती है बताइए? एक ट्यूब बनाती है। इसको हम बोलते हैं मेमोरी डक्ट। मेमोरी ट्यूब्यूल अलग है, मेमोरी डक्ट अलग है। मेमोरी डक्ट किसे कहते हैं बताइए? कलेक्शन ऑफ ट्यूब्यूल। ठीक है, जब कई सारे मेमोरी ट्यूब्यूल आकर के जुड़ते हैं तो किसका फॉर्मेशन करते हैं? मेमोरी डक्ट का। और मेमोरी डक्ट आगे चल करके ओपन होती है एक एम्पुला लाइक स्ट्रक्चर में। किसमें स्ट्रक्चर में बताइए? इनको हम बोलते हैं मेमोरी एम्पुला। इनका क्या नाम है बताइए? मेमोरी एम्पुला। इनको कई जगह पे लेक्टिफेरस साइनस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको हम? लेक्टिफेरस साइनस। एम्पुला का मतलब भी होता है कैविटी, साइनस का भी मतलब होता है कैविटी। ठीक है, अब लेक्टिफेरस साइनस आगे चल करके ओपन होते हैं हमारे पास, ओपन होते हैं लेक्टिफेरस डक्ट में। किस में ओपन होते बताइए? लेक्टिफेरस डक्ट में। और ये लेक्टिफेरस डक्ट आगे चल करके ओपन होता है हमारे पास निपल में। क्लियर? ये आगे चल करके ओपन होता है किसमें? निपल में। यानी ये सारे के सारे क्या मिल रहे हैं बताइए? जुड़ करके, एक दूसरे से जुड़ करके बना रहे हैं। बोले बात सही है? क्लियर? अब ध्यान से सुनिएगा, मिल्क का सिंथेसिस कहां पे हुआ? मेमोरी एल्वियोलाई में। किसके इन्फ्लुएंस से? ठीक है, अब मेमोरी एल्वियोलाई के अंदर मिल्क का सिंथेसिस हो गया, प्रोडक्शन अब यहीं से होगा कि कहां से? मेमोरी एल्वियोलाई से। और ये मिल्क कहां तक जाएंगे बताइए? निप्पल तक। यहां निप्पल तक पहुंचना ये किसका है? अंडर द कंट्रोल ऑफ हार्मोन। किसके कंट्रोल में है? यहां से यहां तक किसके कंट्रोल में निकलती है बताइए? हार्मोनल कंट्रोल। कैसा कंट्रोल है बताइए इनका? हार्मोन के कंट्रोल में है। क्लियर? और उस हार्मोन का नाम क्या है? ऑक्सीटोसिन। क्या है बताइए? ऑक्सीटोसिन। बट निप्पल से बाहर निकलना ये न्यूरल कंट्रोल में है। किसके कंट्रोल में? निप्पल से बाहर निकलना ये किसके कंट्रोल में बताइए? नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में है, न्यूरल सिस्टम के कंट्रोल में है। समझ आई बात? जैसे मिल्क का जो प्रोडक्शन हो रहा है, हमारा ब्रेन सोच रहा है तब नहीं हो रहा, वो अपने आप हो रहा है। समझ आ रही बात? जब भी आप क्या करते हैं कि जब कोई भी महिला प्रेग्नेंट होती है तो मेमोरी ग्लैंड के अंदर डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो जाता है। ये अब तक का स्टेज कौन सा है? जब तक प्रेग्नेंट नहीं हुई है तब की बात हो रही है, क्यूबॉइडल। क्लियर? जब कोई भी महिला क्या होती है? प्रेग्नेंट होती है, उनके अंदर मेमोरी ग्लैंड के अंदर क्या होने लगता है? डिफरेंशिएशन स्टार्ट होने लगता है और वहां पे डिफरेंशिएशन होकर के ये सेल डिफरेंशिएट होकर के क्या बन गया? क्यूबॉइडल से कॉलमनर। जब प्यूबर्टी स्टेज आती है हमारे पास, क्लियर, तो हमारे पास क्या आते हैं? दो हार्मोन रिलीज होते हैं। कौन कौन से? प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। प्यूबर्टी स्टेज में कभी भी ये प्रोलैक्टिन मत डाल देना, प्रेगनेंसी के बाद आते हैं प्रोलैक्टिन। समझ आ रही बात? यानी ये डिफरेंशिएशन कब है? आफ्टर द प्रेगनेंसी। क्लियर?
और तब वहां पे जब कोई भी महिला प्रेग्नेंट होती है तो उनके मिल्क के अंदर, ठीक है, मेमरी ग्लैंड के अंदर मिल्क का सिंथेसिस अपने आप होने लगता है। क्लियर? प्रोडक्शन कब होगा बताइए? जब बच्चा पैदा हो जाएगा तब, ठीक है। कई सारे हार्मोन रिलीज होते हैं, ऑक्सीटोसिन, तब ये रिलीज होगा। और जब ये रिलीज होगा तो निप्पल के पास आएगा। उसके बाद निप्पल से बाहर निकलना, हमारी बॉडी से बाहर निकलना, ये किसके कंट्रोल में है? नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में है। जब तक हम नहीं चाहेंगे कि हमारा मिल्क बाहर निकले तब तक नहीं निकलेगा। क्लियर? क्यों? क्योंकि ये हार्मोनल कंट्रोल ना होकर के किसमें है? नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में है। समझ आ रही बात? मिल्क का सिंथेसिस और प्रोडक्शन हो सकता है, क्लियर, बट निप्पल से बाहर निकलना न्यूरल कंट्रोल में है। किसके कंट्रोल में है? न्यूरल कंट्रोल में है। समझ आई बात है? जल्दी करिए, लिखते हैं। हो गया? चलिए लिखेंगे, हमारे पास कुछ बातें लिखेंगे। ह्यूमन फीमेल हैज, बनाते रहिए, लिखते रहिए, ठीक है, लिखवा दे रहे हैं सेंटेंस में। ह्यूमन फीमेल हैज अ पेयर ऑफ मेमोरी ग्लैंड, ह्यूमन फीमेल हैज अ पेयर ऑफ मेमोरी ग्लैंड, memory gland present on chest region, present on chest region over the pectoralis major muscles, over the pectoralis major muscles, pectoralis major muscles। क्लियर? सेकेंड पॉइंट लिखेंगे हमारे पास, द डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड, द डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड स्टार्ट एट puberty stage, start at puberty stage under the influence of under the influence of under the influence of ओवरियन हार्मोन। ओवरियन हार्मोन कौन कौन से हैं बताइए? प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, ठीक है। डेवलपमेंट किससे स्टार्ट होता है बताइए? किसके इन्फ्लुएंस से? डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड स्टार्ट एट प्यूबर्टी स्टेज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ओवरियन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। बोली बात सही है? ब्रैकेट में मतलब अंडरलाइन एस्ट्रोजन को करिएगा, दो में से अगर एक को पूछा जाए तो किसको करेंगे? एस्ट्रोजन को करेंगे अंडरलाइन। क्लियर? बेसिकली क्या होता है कि एस्ट्रोजन ही रिस्पॉन्सिबल होता है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, मेमोरी ग्लैंड इज मेड अप ऑफ, मेमोरी ग्लैंड इज मेड अप ऑफ memory gland is made up of three tissues। कितने टिश्यूज होते? तो तीन से ज्यादा भी हैं, तीन टिश्यूज, ठीक है। नंबर वन पे क्या है? ग्लैंडुलर टिश्यू, दूसरा क्या है? फैटी टिश्यू, तीसरा क्या है हमारे पास? फाइब्रस टिश्यू। ग्लैंडुलर टिश्यू, फैटी टिश्यू और फाइब्रस टिश्यू। क्लियर? सेकेंड पॉइंट लिखेंगे हमारे पास, मेमोरी ग्लैंड हैज 15 to 20 मेमोरी लोब, मेमोरी ग्लैंड हैज 15 to 20 मेमोरी लोब, ठीक है, मेमोरी लोब, एंड ईच मेमोरी लोब हैज क्लस्टर ऑफ सेल्स, कुछ सेल्स के गुच्छे पाए जाते हैं, ठीक है, क्लस्टर ऑफ सेल्स। और उनका क्या नाम है क्लस्टर ऑफ सेल्स का? क्लस्टर ऑफ सेल्स कॉल्ड एज मेमोरी एल्वियोलाई, कॉल्ड एज मेमोरी एल्वियोलाई, कॉल्ड एज मेमोरी एल्वियोलाई। क्लियर? नोट डाल करके एक पॉइंट लिख लेंगे, नोट डाल करके एक पॉइंट लिखेंगे।
मेमोरी एल्वियोलाई किसका साइट है? साइट ऑफ मिल्क सिंथेसिस एंड मिल्क प्रोडक्शन, ठीक है। तो लिखेंगे मेमोरी एल्वियोलाई इज अ साइट ऑफ memory alveoli is a site of site of milk synthesis and milk production। मिल्क की सिंथेसिस करना और मिल्क का प्रोडक्शन करना, ठीक है। साइट ऑफ मिल्क सिंथेसिस एंड मिल्क प्रोडक्शन। क्लियर? चलिए आप बताइए, दूसरा नोट डाल कर लिखें, मिल्क की सिंथेसिस, मिल्क का प्रोडक्शन क्या प्यूबर्टी स्टेज में स्टार्ट हो जाता है? चलिए मान चलते 20 साल में भी स्टार्ट हो जाता है मिल्क सिंथेसिस, 25 साल में, हाँ चाहे जितने साल के हो, जब तक प्रेग्नेंट नहीं होगे तब तक नहीं होगा। बात समझ आ रही है? कई बार क्वेश्चन में ये पूछ लेते हैं, लोगों को लगता है अब तक 30 साल हो गया होगा, अब तो हो जाना चाहिए, ठीक है, बट ऐसा नहीं है। मिल्क की सिंथेसिस कब होगा बताइए? जब तक मेमोरी ग्लैंड के अंदर डिफरेंशिएशन नहीं होगा। बोली बात सही है? तो लिखेंगे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रोलैक्टिन हार्मोन, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रोलैक्टिन हार्मोन, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रोलैक्टिन हार्मोन मेमोरी ग्लैंड, कॉमा लगा करके, मेमोरी ग्लैंड डिफरेंशिएट, मेमोरी ग्लैंड क्या होगा बताइए? डिफरेंशिएट करेगा, डिफरेंशिएट एंड क्या करेगा आप बताइए? मिल्क की सिंथेसिस करना स्टार्ट करेगा, ठीक है, एंड फॉर्मेशन ऑफ मिल्क। चलिए बताइए मेमोरी ग्लैंड का डिफरेंशिएशन का किससे का होता है? ठीक है, डेवलपमेंट कौन कराता है? डेवलपमेंट कौन कराता है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, बट उनके अंदर मिल्क की सिंथेसिस कौन कराता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन। कौन से हार्मोन? प्रोलैक्टिन हार्मोन। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट आगे बढ़ते हैं हमारे पास, ऐसे लिखिए फ्रॉम मेमोरी एल्वियोलाई, फ्रॉम मेमोरी एल्वियोलाई, फ्रॉम मेमोरी एल्वियोलाई, एल्वियोलाई many memory tubules, memory tubules are arise which are unite together, which are unite together, जो आगे चल करके यूनाइट होकर के क्या बनाती हैं? यूनाइट टुगेदर फॉर्म्स मेमोरी डक्ट। बोले बात सही है? जो आगे चल करके यूनाइट होकर के क्या बनाती है बताइए? मेमोरी डक्ट बनाती है। क्या बनाती हैं? मेमोरी डक्ट बनाती हैं। सेकेंड पॉइंट लिखेंगे हमारे पास, अब मेमोरी डक्ट यूनाइट होकर के क्या बनाएंगी? अरे बताइए मेमोरी डक्ट किस में ओपन हो रही है? लेक्टिफेरस साइनस में। तो लिखेंगे मेमोरी डक्ट आर ओपन्स इनटू, मेमोरी डक्ट आर ओपन इनटू लेक्टिफेरस साइनस या मेमोरी एम्पुला, इसको हम बोलते हैं लेक्टिफेरस साइनस या मेमोरी एम्पुला, मेमोरी एम्पुला which are present just behind the nipples, just behind the nipples, just behind the nipples, ठीक है। नोट डाल करके पॉइंट लिखेंगे। कुछ टेम्पोरली जो मिल्क होते हैं वो स्टोर्ड होते हैं इन्हीं मेमोरी एम्पुला में। समझ आई बात? तो लिखेंगे हमारे पास
इन मेमोरी एम्पुला या लेक्टिफेरस साइनस, इन मेमोरी एम्पुला या लेक्टिफेरस साइनस, मेमोरी एम्पुला या लेक्टिफेरस साइनस, सम मिल्क आर टेम्पोरली स्टोर। ठीक है, कुछ मिल्क कैसी होती है बताइए, टेम्पोररी रूप से क्या होती है हमारे पास, स्टोर होती है। क्लियर। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, अब लेक्टिफेरस साइनस निप्पल में ओपन होता है किसके थ्रू, लेक्टिफेरस डक्ट के थ्रू। ठीक है, तो लिखेंगे हमारे पास लेक्टिफेरस साइनस ओपन इनटू, लेक्टिफेरस साइनस ओपन इनटू किसमें, निप्पल थ्रू, किसके थ्रू बताइए, लेक्टिफेरस डक्ट के थ्रू, थ्रू लेक्टिफेरस डक्ट। क्लियर। अब ध्यान सुनिएगा, जितना बातें पढ़ाए थे उतना बातें हो गया। क्लियर। अब जितने भी लैक्टेशन है, ठीक है, लैक्टेशन जो होता है हमारे पास वो किससे एसोसिएटेड है। ठीक है, लैक्टेशन का मतलब होता है कि मिल्क का सिंथेसिस कराने के बाद प्रोडक्शन कराना। ठीक है, तो लिखेंगे लैक्टेशन मिल्क फीडिंग कराना जिसे कहते हैं, लैक्टेशन आर एसोसिएटेड विद, आर एसोसिएटेड विद, लैक्टेशन आर एसोसिएटेड विद प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ। सुनते हैं, दो बातें नोट डाल करके आराम से पहले सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, तभी लिखेंगे। एम्स का क्वेश्चन है और नीट में 2 बार पूछा गया है। हमारे पास मिल्क का जो सिक्रीशन है, क्या बोला, मिल्क का जो सिक्रीशन होता है जिसे हम लैक्टेशन बोलते हैं, आउटसाइड द निप्पल की बात, ये किसके कंट्रोल में है, अंडर द कंट्रोल ऑफ नर्वस सिस्टम। बट मिल्क का जो सिंथेसिस और जो प्रोडक्शन है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन। ठीक है, इवन यहाँ तक कि मिल्क का जो इजेक्शन है फ्रॉम कहाँ, एल्वियोलाई, एल्वियोलाई से बनने के बाद और निप्पल तक पहुंचने में वो इजेक्टिंग, मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन होती है। ठीक है, उसको हम ऑक्सीटोसिन बोलते हैं। तो ये 3 क्वेश्चन उठने के चांसेस होती हैं। क्लियर। अब क्या होता है, केस बेस्ड स्टडी होती है। अब क्वेश्चन कैसे ऐसे नहीं पूछे जाएंगे, केस क्या होता है ध्यान समझाएंगे। यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक मिल्क आया किसके कंट्रोल में बताइए, हार्मोन के कंट्रोल में। क्लियर, इसको हार्मोन ने रेगुलेट किया। बट लेक्टिफेरस साइनस के पास आएगा। ठीक है, लेक्टिफेरस डक्ट से किसके पास जा रहा है बताइए, निप्पल के पास जाएगा, अंडर द कंट्रोल ऑफ नर्वस सिस्टम। क्लियर। एक एग्जांपल हम बता रहे हैं, जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि जब कोई भी पहली बार माँ अगर बनता है, ठीक है, तो वो उसका जो बच्चे के प्रति प्यार होता है वो बहुत ज्यादा होता है। क्लियर। अगर वो अपने बच्चे से अगर 2, 4, 6 घंटे के लिए अगर बिछड़ गई, ठीक है, तो होगा क्या, तो मिल्क अपने आप इजेक्ट होने लगेंगे, उनके निप्पल से बाहर आने लगेंगे। क्लियर। वो किसके कंट्रोल में है बताइए, नर्वस सिस्टम में। क्यों, क्योंकि वो अपने बच्चे को सोच रही है। समझ आ रही बात। तो ये क्या बता रहे हैं हम आपको, यहां से यहां तक निकलना क्या कहलाता है, नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो लिखेंगे हमारे पास ऑक्सीटोसिन इज रिलीज्ड फ्रॉम एंड कॉल्ड एज मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन। सुनिए, एक क्वेश्चन और है वो लिखवाएंगे नहीं तो विवाद हो जाएगा। क्लियर, सुन दे ध्यान से। क्लियर, तो लिखेंगे हमारे पास दूसरा पॉइंट, मिल्क सिक्रीशन इज रेगुलेटेड बाय, मिल्क सिक्रीशन इज रेगुलेटेड बाय, is regulated by nervous system. Milk secretion is regulated by nervous system, but its production is under control of
हार्मोन। कौन सा हार्मोन है बताइए? प्रोलैक्टिन एंड ऑक्सीटोसिन दोनों। कुछ बातें और रिमार्क डाल करके लिखते रहेंगे। क्या मिल्क को हम बोलते हैं कंप्लीट डाइट? क्या अरे बोलिए, जल्दी करिए। मिल्क इज अ कंप्लीट डाइट। क्यों बोला कंप्लीट डाइट बताइए? क्योंकि इनके अंदर क्या नजर आते हैं बताइए? अपने को कार्बोहाइड्रेट भी मिल जाएंगे, अपने को प्रोटीन भी मिल जाएगा, अपने को फैट्स भी मिल जाएंगे, अपने को मिनरल्स एंड आयंस भी मिल जाएंगे। प्रोटीन में किस तरीके का प्रोटीन? कैजीन प्रोटीन। मिनरल्स एंड आयंस में कौन कौन से? सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन, फॉस्फेट आयन, बट लेस अमाउंट ऑफ फेरस आयन एंड विटामिन सी। बहुत ही कम अमाउंट में क्या मिलते हैं? फेरस और विटामिन सी। फिर डालते हैं हमारे पास oogenesis। oogenesis का मतलब क्या समझते हैं बताइए? फॉर्मेशन ऑफ ओवम या एग जिसे कहते हैं ना। क्लियर? क्या बातें याद है आपको? ये बनी कैसी हैं शुरुआत दिनों में? बनती कैसे हैं? प्राइमोर्डियल जर्म सेल से, जिसकी प्लॉइडी क्या है बताइए? 2n है। ये कई बार माइटोटिक डिवीजन करेगा। क्या बोला? कई बार माइटोटिक डिवीजन करता है। कई बार माइटोटिक डिवीजन इसने किया, ठीक है, जिसको हम मल्टीप्लिकेशन फेज भी बोलते हैं। तो क्या बनाएगा बताइए? प्राइमोर्डियल जर्म सेल से आगे चल करके क्या बनाता था वो? स्पर्मेटोगोनिया। तो ये क्या बनाएगा? oogonia। अरे बोलिए, बात सही है? ये क्या बनाएगा बताइए? oogonia। क्या बनाएगा बताइए? oogonia। प्लाइडी बताइए कैसा? प्लाइडी बताइए कैसा? प्राइमोर्डियल जर्म सेल से oogonia बनने का जो सफर होता है, ये कब की बात हो रही है? बिफोर प्राइमोर्डियल जर्म सेल से। ये क्लियर? फिर ये हमारे पास oogonia हमने बनाया। क्लियर? अब बात आती है, ध्यान सुनते हैं। oogonia क्या होती है कि हमारे पास ये जब बर्थ हो जाता है, आफ्टर द बर्थ की बात करते हैं, तो oogonia क्या करता है? डिफरेंशिएशन करता है। और ये डिफरेंशिएशन करके ये सेल साइकिल, सेल डिवीजन में जा करके मियोसिस फर्स्ट के, प्रोफेज फर्स्ट के डिप्लोटीन में जाकर के बैठ जाता है। कहां से कहां? ज्यादा हो गया ना, हैंग कर गया ना, सुन देते हैं। कभी भी मियोसिस जिंदगी में आपने पढ़ा था? मियोसिस दो कितने तरीके के? कौन कौन से? मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मियोसिस 1 में कौन कौन से? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है। बोली बात सही है? प्रोफेज फर्स्ट में हमारे पास कौन कौन से? लता जरा पानी दे दो। बोली बात सही है? ये जो डिप्लोटीन है इसी में जाकर के ये क्या हो जाएगा? बैठ जाएगा। क्लियर? तो हमने यहाँ पे कहा, इधर ध्यान से देखिएगा, ये क्या करते हैं? जो oogonia होते हैं, क्या बोला बताइए? oogonia आर अरेस्ट, क्या हो जाता है बताइए? अरेस्टेड इन किस में बताइए? मियोसिस फर्स्ट के, प्रोफेज फर्स्ट के, किस में बताइए? किस में जाकर के बैठ जाता है बताइए? डिप्लोटीन में। ठीक है, और ये रेस्ट करता है, जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट रेस्टिंग स्टेज। इसको मैं क्या बोलता हूं बताइए? फर्स्ट रेस्टिंग स्टेज बोलता हूं। क्लियर? ये कब तक बैठा रहेगा? प्यूबर्टी स्टेज तक।
कब तक बैठा रहेगा, यानी ये एट प्यूबर्टी तक बैठा रहेगा। अब यहाँ से बात आती है प्यूबर्टी की ही बात करते हैं, ठीक है, बात समझ आई। और ये उगोनिया किसमें कन्वर्ट हो जाता है, प्राइमरी oocytes में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, चेंज ही तो हुआ है, क्लियर, ग्रोथ ही तो किया है, बोले बात सही है। तो यानी ये यहाँ से यहाँ तक की पीरियड कौन सा था, बिफोर बर्थ की फीटल की बात थी, और ये क्या था बताइए, आफ्टर बर्थ की बात थी, बोलिए बात सही है। ये कब है बात है, आफ्टर बर्थ की। अब ये बात कब की आएगी, प्यूबर्टी की बात आएगी, ठीक है। यहां तक क्या बोला, समझ में आया। उगोनिया जो होता है सेल साइकिल में इंटर करता है, और सेल साइकिल में इंटर करने के बाद फर्स्ट मियोसिस के प्रोफेज फर्स्ट के डिप्लोटीन में जाकर के क्या हो जाता है, बैठ जाता है। कभी जिंदगी में याद होगा, आपको बताया होगा कि जो सबसे लॉन्गेस्ट फेज होती है डिप्लोटीन की होती है, वंस अपॉन अ टाइम लॉन्ग एगो, याद आ रही है, हाँ बस वही बातें तो बता रहे हैं, क्लियर। अब ये जो मियोसिस फर्स्ट हमारे पास क्या होगा, यहाँ से मियोटिक डिवीजन स्टार्ट होगा। कैसा डिवीजन स्टार्ट होगा बताइए, मियोटिक डिवीजन यहाँ पे स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे फर्स्ट मियोटिक डिवीजन स्टार्ट हुआ, और फर्स्ट मियोटिक डिवीजन यहाँ पे स्टार्ट हुआ, और जैसे फर्स्ट मियोटिक डिवीजन स्टार्ट हुआ, ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट ये मियोटिक डिवीजन है, ठीक है। ये मियोसिस फर्स्ट है, ठीक है। तो ये किस में बनाता है बताइए, सेकेंडरी oocyte में, और क्या बनाता है बताइए, फर्स्ट पोलर बॉडी बनाता है। क्या बनाता है बताइए, फर्स्ट पोलर बॉडी बनाता है, क्लियर। अब ये जो मियोसिस फर्स्ट हमारे पास, ये सेकेंडरी oocyte कैसा है प्लाइडी बताइए, एन, और ये क्या होगा बताइए हमारे पास, ये भी एन है, ये पोलर बॉडी है, क्लियर। अब जो प्राइमरी सेकेंडरी oocyte है, ध्यान सुनिएगा, सेकेंडरी oocyte एक तरीके की टेस्टिस के अंदर ही बन रही है, सॉरी ओवरी के अंदर ही बन रही है, क्लियर। ध्यान सुनिएगा, हमने ये कहा कि प्राइमरी oocyte से जो सेकेंडरी oocyte है, ये सब के सब कहाँ बन रहे हैं, ओवरी के अंदर। आपके सिलेबस में दो बातें को सेम लिखा है इन्होंने, क्या लिखा है, ओवम और सेकेंडरी oocyte एनसीईआरटी ने बराबर कर दिया। आपके एनसीईआरटी के हिसाब से जो ओवम है वही सेकेंडरी oocyte है, और जो सेकेंडरी oocyte है वही ओवम है, दोनों बातें अलग अलग है। सुनते कैसे, जब भी रिलीज होता है हमारे पास ओवल्यूशन के दौरान, तो सेकेंडरी oocyte निकलता है। क्या निकलता है बताइए, सेकेंडरी oocyte निकलता है, और लोगों को क्या लगता है, ओवम निकल रहा है, जबकि ओवम नहीं है वो। मेरी बात समझ में आ रही सबको। अगर आपसे कोई पूछेगा कि अगर ओवल्यूशन के दौरान क्या निकलता है, तो आप सुन लेंगे ओवम, लेकिन मानेंगे नहीं बातें, समझ आ रही बात। क्या निकलता है, सेकेंडरी oocyte। जब सेकेंडरी oocyte ओवरी से बाहर निकलती है, तब जाकर के इंटर करती कहाँ पे, फेलोपियन ट्यूब के अंदर। और फेलोपियन ट्यूब के अंदर क्या करता है, जब ये स्पर्म का फॉर्मेशन होने के बाद इंसेमिनेशन होता है, इंसेमिनेट होने के बाद जब स्पर्म इंटर करता है फेलोपियन ट्यूब में, तब जाकर के फर्टिलाइज करता है किसको, ओवम को। जैसे ही ओवम के अंदर स्पर्म गया, एंट्री हुआ, तो यहाँ पे क्या होगा कि सेकेंडरी oocyte जो होती है वो तुरंत कन्वर्ट हो जाती है ओवम में, और सेकेंड पोलर बॉडी बनाती है। मेरी बात समझ में आ रही है, फिर से बोलने एक बार ध्यान से, एकदम आराम से सुनते हैं, क्लियर। शुरू से एकदम कहानी सुनते हैं, कहानी के रूप में सुनाएंगे तब याद हो सकता है आपको, क्लियर। पहली कहानी स्टार्ट होती है जब कोई भी लड़की पैदा होने वाली होती है, तो फीटल स्टेज की बात कर लेते हैं हम, ठीक है। जब वो माँ के पेट के अंदर ही रहती है, तो कई सारे वहां पर मल्टीपल डिवीजन होने लगते हैं, और ये मल्टीपल डिवीजन होकर के कई सारे नंबर में उगोनिया का फॉर्मेशन कर लेते हैं। बात समझ आई। उगोनिया हमारे पास 20 लाख उगोनिया एक ओवरी के अंदर पाए जाते हैं। कितने लाख, 20 लाख उगोनिया पाए जाते हैं। कहानी याद रखिएगा, ठीक है। अब जब पैदा होने वाली होती है तो 20 लाख उगोनिया होती है। एट द टाइम ऑफ बर्थ एक ओवरी के पास कितने उगोनिया है, 20 लाख। समझ आई बात। अब इसी 20 लाख उगोनिया में, ठीक है, यानी नो मोर उगोनिया एडेड आफ्टर द बर्थ, एक बैंक अकाउंट की तरह होती है, क्लियर। यानी उगोनिया अब कोई भी ऐड बाहर से नहीं हो सकता है,
जन्म के बाद किसी भी तरीके का हमारे पास उगोनिया का फॉर्मेशन नहीं होगा। oogenesis जो स्टार्ट हो जाती है वो कहाँ पे हो जाती है? फीटल स्टेज से स्टार्ट हो जाती है। क्लियर? उगोनिया बनना स्टार्ट हुआ। उगोनिया बनने के बाद हमने क्या बात याद दिलाया कि कोई भी उगोनिया ऐड नहीं होगी आफ्टर बर्थ। ठीक है, बर्थ के बाद कोई भी उगोनिया ऐड नहीं होगी। अब बात आती है ये उगोनिया जब जन्म हो जाता है तो प्यूबर्टी स्टेज आते आते तक उगोनिया सेल साइकिल में इंटर करती है और सेल साइकिल के फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के वो किस स्टेज में बताइए? डिप्लोटीन स्टेज में जाकर के क्या होती है? बैठ जाती है। क्लियर? और वो रेस्ट करती है। रेस्ट नहीं करती, नाम का है केवल रेस्टिंग स्टेज, जबकि यहाँ पे ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन होता रहता है। बोली बात सही है? सिर्फ और सिर्फ नाम का रेस्टिंग फेज है, बट ग्रोथ के अंदर ग्रोथ और डिफरेंशिएशन इनके अंदर भी होता है। क्लियर? और ये 20 लाख जो उगोनिया थी अब बची हैं कितने? 60 to 80,000। बाकी क्या हुआ? ग्रोथ और डिफरेंशिएशन के दौरान खत्म हो चुके। समझ बात? यानी जब प्यूबर्टी स्टेज आया एक ओवरी के पास कितने उगोनिया बच गए? 60 to 80,000 उगोनिया बच गए। अब हर एक के दौरान उगोनिया जो बच गए, अब कई सारे उसमें से क्या करते रहते हैं? अब oogenesis स्टार्ट होता है। आपके एनसीईआरटी यहां से स्टार्ट किया है। क्लियर? प्यूबर्टी के बाद अब क्या है कि ये जो उगोनिया है कई सारे डिप्लोटीन में जाकर के बैठ गया, जिसको हमने फर्स्ट रेस्टिंग स्टेज बोला डिप्लोटीन में, और ये क्या बनाया? प्राइमरी oocyte, यानी उसने अपने स्ट्रक्चर में बदलाव किए। ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन करेंगे तो स्ट्रक्चर में बदलाव आएंगे कि नहीं आएंगे? तो बदलाव आए और उस बदलाव का नाम क्या हुआ बताइए? प्राइमरी oocyte हुआ। प्राइमरी oocyte की प्लॉइडी कितनी है बताइए? 2n ही है। क्यों? क्योंकि उगोनिया से बनी है और ग्रोथ और डिफरेंशिएशन एक तरीके का माइटोटिक डिवीजन ही कराता है। क्लियर? अब प्राइमरी oocytes के अंदर क्या हुआ बताइए? मियोसिस स्टार्ट होता है प्यूबर्टी स्टेज से। ठीक है, अब वो क्या बनाता है? जब भी प्राइमरी oocyte मियोटिक डिवीजन करता है तो क्या बनाता है बताइए? सेकेंडरी oocyte बनाता है और फर्स्ट पोलर बॉडी बनाता है। क्या बनाता है? प्राइमरी oocyte जब भी मियोसिस करेगा तो क्या बनाएगा? सेकेंडरी oocyte और ये फर्स्ट पोलर बॉडी। एक तरीके की ये अनइक्वल डिवीजन होती है। याद आ रही है? यानी एज कंपेयर टू क्या कह सकते हैं? सेकेंडरी oocyte फर्स्ट पोलर बॉडी की जो वॉल्यूम होती है, जो साइज होती है, वो छोटी होती है। क्लियर? फिर उसके बाद आता है कि सेकेंडरी oocyte अब क्या करेगा? मियोसिस सेकेंड करेगा। क्या करेगा? सेकेंड मियोसिस करेगा। और सेकेंड मियोसिस करने के बाद वो ऊटिड बनाता है। क्या बनाता है? जैसे वहां पे स्पर्मेटिड बनते थे, यहाँ पे क्या बनेंगे? ऊटिड बनेंगे। समझ आई बात? अब ये जो ऊटिड होते हैं ये क्या करते हैं? अब रिलीज हो गए कहां से? ओवरी से रिलीज हो गए और किसके फॉर्म में? ऊटिड के फॉर्म में, सेकेंडरी oocyte के फॉर्म में रिलीज हुए। अब ये जाएंगे कहां पे? फेलोपियन ट्यूब में। अब फेलोपियन ट्यूब में किसकी एंट्री होगी? शहजादे साहब का। याद आ रही है? एंट्री ऑफ स्पर्म जैसे ही हुआ तो वो क्या करते हैं कि जो मेटाफेजिक कॉम्प्लेक्स होता है, एपीसी जिसे कहते हैं। क्लियर? 3 तरीके के कॉम्प्लेक्स होते हैं, एक एमपीसी होती है, एपीसी होती है। एमपीसी का मतलब होता है मेटाफेजिक प्रमोटर कॉम्प्लेक्स। क्लियर? और एक एनाफेज प्रमोटर कॉम्प्लेक्स। ये एनाफेज अगर करेगा तो क्या करेंगे? क्रोमेटिड अलग अलग होंगे। ठीक है, मेटाफेज की बात करेंगे तो इक्वेटर लाइन पे आते हैं क्रोमेटिड वगैरह। तो हमने ये कहा कि ये प्रमोटर क्या करते हैं कि मेटाफेजिक एमपीसी से एपीसी में कन्वर्ट होते हैं। तो ये क्या करते हैं? इक्वल डिवीजन अब करेंगे, यानी सेकंड मियोसिस एक तरीके का कैसा डिवीजन हुआ? इक्वल डिवीजन हुआ, यानी इक्वेशनल डिवीजन हुआ। क्लियर? और वो क्या बनाते हैं बताइए? वो क्या बनाएंगे? ऊटिड बनाएंगे। और वही ऊटिड क्या करते हैं? जब स्पर्म की एंट्री होती है तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं ओवम में, यानी फर्टिलाइज्ड सेकेंडरी oocyte का ही नाम क्या है? ओवम। समझ आई बात? उसी को हम एग बोलते हैं। बिना एंट्री ऑफ स्पर्म के कंप्लीट नहीं हो सकती oogenesis। समझे मेरी बात? स्पर्म ऑफ एंट्री ऑफ स्पर्म बहुत जरूरी है। समझ आई बात? चलिए लिखते हैं हमारे पास। अब सेकेंडरी oocyte में क्या हुआ बताइए? मियोसिस सेकेंड हुआ, और ये क्या बनाया बताइए? ऊटिड बनाया। और क्या बनाया? अच्छा, सेकेंड पोलर बॉडी क्या करता है जब ये फर्टिलाइज कर लेता है? डिजेनरेट हो जाएगा। और क्या करेगा? क्लियर? अब ऊटिड के अंदर क्या हो गया बताइए? किसकी एंट्री हो रही है? एंट्री हो रही है स्पर्म की।
और ये किस में कन्वर्ट हो गया, ओवा में या एग में कन्वर्ट हो गया। जल्दी करिए।